हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज। पिछले लेक्चर्स तक हमने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को, अब एप्लीकेबिलिटी भी उसकी हमने चेक कर ली थी कि कब हम उसे अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली मेथड को। तो अब सारे एपरेटस हमारे पास तैयार है कि अब हम मेथड को एक्चुअली अप्लाई कर सकें फॉर सम गिवन केसेस। ओके, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल जो है, लेट मी से इट्स अ कुक्ड अब एग्जांपल। मैं डेल ज़ीरो और डेल वन एक्चुअली इवेलुएट करके नहीं लाऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जस्ट कुछ वैल्यूज़ अपने आप एज्यूम करके हम शो करेंगे, विच इज़ कॉल्ड द इंटरफेरेंस इफेक्ट, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसमें अलग अलग जो वेव्स हैं, एल इक्वल टू ज़ीरो, एल इक्वल टू वन वेव्स, एस या पी वेव्स एंड हायर वेव्स, इनके अपने कंट्रीब्यूशन के अलावा इंटरफेरेंस टर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और लेकिन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आपको इंडिविजुअल टर्म्स का, जो इंडिविजुअल वेव्स का कंट्रीब्यूशन है, उसका मॉड स्क्वायर ही मिलता है। लेट्स लुक एट इट दिस वे। सेम आना कोई सिस्टम है, आपने उसको सॉल्व किया और केवल एस और पी स्कैटरिंग्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एल इक्वल टू ज़ीरो और एल इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग जो फेज शिफ्ट है वही रिलेटिवली लार्ज है, और बाकी सारे फेज शिफ्ट ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज डेल्टा एल इज ऑलमोस्ट जीरो फॉर एल ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो हम कहेंगे हम केवल एस और पी वेव की स्कैटरिंग को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो एफ थीटा का जो एक्सप्रेशन है जनरली लुक्स लाइक दिस। इन प्रिंसिपल ये समेशन आपको एल की सारी वैल्यूज़ के ऊपर करना है, रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। बट अगर सिचुएशन ये है डेल्टा एल इक्वल टू जीरो फॉर एल ग्रेटर देन टू, तो केवल इसको आप दो टर्म्स तक एक्सपेंड करें, बाकी सारे डेल्टा एल जीरो हैं तो साइन डेल्टा एल भी जीरो होगा, सो ऑल दोज कंट्रीब्यूशंस वैनिश। तो बेसिकली आपको केवल दो टर्म्स तक समेशन करना है। ओके, एल इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू वन। ओके, तो एफ थीटा का आपका एक्सप्रेशन ये आ जाता है। ओके, डेल ज़ीरो साइन डेल ज़ीरो, और इसके साथ यहाँ पे जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल आएगा ज़ीरोथ ऑर्डर का, और ज़ीरोथ ऑर्डर का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल हमेशा वन के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पे जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है फर्स्ट ऑर्डर का, और उसका आर्गुमेंट कॉस थीटा है, और फर्स्ट ऑर्डर का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की जो होता है p1x जो होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू x। तो यहाँ पे कॉस थीटा इसलिए आया है। ओके, इस टर्म में कोई थीटा डिपेंडेंस है ही नहीं, और इस टर्म में कॉस थीटा डिपेंडेंस। अगर आप इनको इंडिविजुअल टर्म्स की तरह देखें तो ये जो है, जिसे हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में एस वेव का कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, एस वेव एम्पलीट्यूड, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। थीटा से इंडिपेंडेंट होने का मतलब स्कैटरिंग एंगल से इंडिपेंडेंट अगर ये क्वांटिटी है, मतलब इसके कारण जो स्कैटरिंग गवर्न होती है वो हर डायरेक्शन में सेम है, जिसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। और एक जनरल रूल है, अगर किसी केस में माना केवल आपकी इस एस स्कैटरिंग ही रेलिवेंट है, बाकी इवन पी स्कैटरिंग का भी कोई रोल नहीं है, पी वेव के करस्पॉन्डिंग भी फेज शिफ्ट माना ऑलमोस्ट जीरो है, केवल एस स्कैटरिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा होता है एक्सट्रीमली लो एनर्जीज़ पे। हमने पिछले लेक्चर तक यही तो इस्टेब्लिश किया है कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम है तो केवल आपकी इनिशियल कुछ जो एल वेव्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक्सट्रीमली लो एनर्जी, जीरो एनर्जी की तरफ आप टेंड कर रहे हैं, तो उस समय जो स्कैटरिंग आपकी इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है केवल एस वेव की स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट हो। और अगर केवल एस वेव से स्कैटरिंग आप कंप्यूट करते हैं तो उसमें थीटा डिपेंडेंस कहीं भी अपेयर नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। उसका बेसिक रीजन मैथमेटिकल यहाँ लाई कर रहा है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल और जीरो ऑर्डर का वन के बराबर होता है थीटा फिर। लेकिन इसके बजाय अगर आप से पी वेव स्कैटरिंग को देख रहे हैं, और मैं प्योरली पी की बात कर रहा हूँ, अभी एस और पी को एक साथ नहीं, माना केवल पी वेव स्कैटरिंग कहीं पे है, फॉर सम रीज़न हायर वाले तो ऑटोमेटिकली जीरो हैं, और एस वेव के लिए भी फेज शिफ्ट जीरो है। तो अगर केवल पी वेव के कारण स्कैटरिंग आपकी कंट्रोल हो रही है, उस पर डिपेंड कर रही है, तो फिर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में कॉस थीटा का फैक्टर आता है। और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसमें इसका मॉड स्क्वायर होता है एफ का, तो उसमें कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर आएगा। ओके, तो वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये थीटा पे डिपेंड तो करता है फंक्शन, बट स्टिल ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सिमेट्रिक होता है। मतलब आप थीटा लें या थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लें, केवल कॉस में तो पाई माइनस थीटा लेने पे एक माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो असर भी खत्म हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग से में, रिमेंबर जिस तरह से हमारा जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्री इंश्योर्ड है, उससे एक कोण में तो स्कैटरिंग एक जैसी होती ही होती है। लेकिन अगर पी वेव के कारण स्कैटरिंग को आप देख रहे हैं तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोण जो है उसमें सेम होगी, जब तक एंगल थीटा सेम है। ओके, दिस मैं एंगल थीटा इसको कह रहा हूँ कोण के, अदरवाइज इस लोकेशन का कोण आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, सो यू बी केयरफुल। लेकिन ये तो एस और पी वेव्स का नेचर इस तरह का है, ये फीचर कुछ ऐसा ही है, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में सेम। एस ऑर्बिटल जो है, जो बेसिकली इसी का मॉड स्क्वायर होता है, इसका मॉड स्क्वायर स्फेरिकल हार्मोनिक्स में, ये वाला स्फेरिकल हार्मोनिक्स, उसका मॉड स्क्वायर स्फेरिकली सिमेट्रिक। जबकि जो एल इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग आपको तीन ऑर्बिटल्स मिलते हैं, बट अगर आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाला ऑर्बिटल देखें ये, तो ये वाली सिमेट्री उसके पास भी होती है। ओके, तो वही आर्गूमेंट, मैथमेटिकली वही आर्गूमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर मैं इस केस में लेकिन इवैल्यूएट करूँ अब, ओके, इसमें दोनों कंट्रीब्यूशंस हैं। ये तो तब बात थी अगर अकेले इसका कंट्रीब्यूशन हो आइसोट्रोपिक होगा, अगर अकेले इसका कंट्रीब्यूशन हो तो थीटा डिपेंडेंट तो होगा, बट फॉरवर्ड और बैकवर्ड एसिमेट्री नहीं होगी।
फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टिल सिमेट्री होगी। ओके, लेकिन अगर ये दोनों टर्म्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें, तो आप इसका मॉड स्क्वायर करें तो एक टर्म तो इसका मॉड स्क्वायर आएगा, मॉड स्क्वायर में e⁻i खत्म हो जाएगा। ओके, दूसरी जगह के मॉड स्क्वायर में ये खत्म हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स तो ये हैं इंडिविजुअल, आप इसे कहेंगे ये एस वेव का कंट्रीब्यूशन है प्योरली, ये पी वेव का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके अलावा क्रॉस टर्म्स आएंगे, दिस टर्म इंटू स्टार ऑफ दिस टर्म, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म, और दूसरा दिस टर्म इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म। तो वो टर्म्स अगर हम यहाँ कलेक्ट करें, ओके, रियल पार्ट्स में स्टार की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ये आइटा के कारण ये आपके एक एक बार इमेजिनरी इनके काउंटर पार्ट आएंगे, तो ये बन रहे हैं वो दो टर्म्स। दोनों टर्म को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया और आप इन दोनों को कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप वो फॉर्म लिख दें तो ये एक 2 का फैक्टर भी आएगा, दिस बिकम 6 एंड दिस। तो ये सिंपल मैनिपुलेशन ने ये शो किया, एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने क्यों किया कि अगर केवल एस और पी वेव स्कैटरिंग ही इंपॉर्टेंट हो तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लेवल पे एस वेव का कंट्रीब्यूशन आप इसे कह सकते हैं, इसे प्योरली पी वेव का कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। जबकि ये क्रॉस टर्म है डेल्टा 0 डेल्टा 1 दोनों पे डिपेंड करता है, ये केवल डेल्टा 0 और उसके साइन और स्क्वायर पे एस वेव के कंट्रीब्यूशन का मॉड स्क्वायर, लेट्स से दिस वे, साइन स्क्वायर डेल्टा 1। ये कॉस थीटा तो स्कैटरिंग एंगल है, किस स्कैटरिंग एंगल पे कितना मिलेगा ये तो वो है, लेकिन डिपेंड ये किस पे कर रहा है, पी वेव के फेज शिफ्ट पे, केवल पी वेव का जो कंट्रीब्यूशन है उसका मॉड स्क्वायर। जबकि इस टर्म में डेल्टा 0 डेल्टा 1 दोनों आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इंटरफेरेंस टर्म। आप एस वेव और पी वेव्स को इंडिविजुअली सोचें हैं तो ये उनके इंटरफेरेंस के कारण जो टर्म आता है, और इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके फेज डिफरेंस पे, फेज शिफ्ट के डिफरेंस पे। एक का फेज शिफ्ट इतना हुआ, एक का इतना हुआ, उसके डिफरेंस के कोसाइन पे ये टर्म डिपेंड कर रहा है। ओके, बस तो ये, और ये टर्म, इस टर्म में तो थीटा है ही नहीं आइसोट्रोपिक, इस टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा होने के कारण अलग अलग थीटा डायरेक्शंस में वैल्यू जरूर चेंज होगी, इस थीटा कोण में अलग, और थोड़ा छोटा अगर थीटा कोण है उसमें अलग, और लार्जर थीटा कोण में अलग, बट स्टिल उसके बावजूद स्क्वायर होने के कारण फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉस थीटा पे जाते हैं, इस टर्म पे, इंटरफेरेंस टर्म पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप ट्रैवर्स करते हैं इसको 0 से 90 डिग्री अपना एंगल, लगातार चेंज हो रही है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो वैल्यू चेंज होती है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रही है, तो ये टर्म फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो ये टर्म फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिसे हम एसिमेट्री कहते हैं, वो कॉज करेगा। ओके, दिस, सो दिस टर्म इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड हेंस लीड्स टू फॉरवर्ड बैकवर्ड एसिमेट्री। ओके, और ये टर्म रिलेटिवली लार्ज भी हो सकता है। अब वो आपके एक्चुअल केस पे डिपेंड करेगा कि ये टर्म क्या इनके मुकाबले इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या इनमें सबसे डोमिनेंट टर्म कौन सा है। ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ ये टर्म नेग्लिजिबल ही बने, तो एसिमेट्री ना के बराबर हो या बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ शो करने के लिए जहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एग्जांपल जो मैंने लिया है, दिस कैन बी फाउंड इन शिफ्ट बुक ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, या मैथ्यूज वेंकटेशन में भी है, तो वहीं से मैंने एग्जांपल पिक किया है। हम ये शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कि ये टर्म लार्ज हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल डेल्टा 0 जो है, एस वेव का जो शिफ्ट है, वो इटसेल्फ बहुत स्मॉल है, और डेल्टा 1 तो उससे भी स्मॉल है, वो डेल्टा 0 का 1/10 टाइम्स है। एग्जैक्टली मैंने ले लिया, डेल्टा 0 कुछ है और डेल्टा 1 उसका 1/10 टाइम्स है, तो डेल्टा 1 तो ऑटोमेटिकली 1 से बहुत कम होगा। तो ये दोनों फेज शिफ्ट क्या है, स्मॉलर, और डेल्टा 1 इसका 10% है। ओके, तो इनका अगर आप डिफरेंस लें, जो कि यहाँ पे हमें चाहिए, डेल्टा 0 माइनस डेल्टा 1, ये 0.9 टाइम्स डेल्टा 0 होगा। ओके, मतलब ये भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। डेल्टा 0 अगर बहुत छोटा है तो उसका 90% उससे छोटा ही होगा। तो ये सब स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें, अब इस एग्जांपल में स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन मतलब साइन डेल्टा 0 की जगह आप डेल्टा 0 रख सकते हैं। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा, तो सिंपली यहाँ डेल्टा 0 का स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ केवल डेल्टा 1 का स्क्वायर, यहाँ केवल इस टर्म की जगह केवल डेल्टा 0, इस टर्म की जगह केवल डेल्टा 1, और इस डिफरेंस की जगह डेल्टा 0 माइनस डेल्टा 1 की जगह 0.9 डेल्टा 0। पर अगेन ध्यान रखिए, क्योंकि डेल्टा 0 स्मॉल है तो ये टर्म स्मॉल है, तो ये आर्ग्यूमेंट कॉस का ओवरऑल आर्ग्यूमेंट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, और स्मॉल आर्ग्यूमेंट के लिए कॉस को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, कॉस थीटा कैन बी रिप्लेस बाय 1। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस अगर आप यहाँ करें इस एग्जाम्पल में, अंडर दीज कंडीशंस, ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, बट इन कंडीशंस के अंतर्गत आप इन टर्म्स को यहाँ पुट करें, साइन डेल 0 की जगह डेल 1, साइन डेल 1 की जगह डेल 1, और डेल 1 खुद हमने डेल्टा 0.10 के बराबर लिया है अपने एग्जाम्पल में, और कॉस को 1 से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वो जो 3 टर्म्स हैं वो ये रहे। इन तीनों टर्म्स में आप डेल 0 स्क्वायर मिल रहा है। ओके, साइन से भी मिला, दूसरे साइन से भी, यहाँ से डेल्टा 1 मिला था, पर डेल्टा 1 की जगह आपने फिर डेल्टा 0.10 रख दिया, और आप डेल्टा 0 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें। अब इसके बाद मैं इसे इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, ये 3 टर्म्स का मैं रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंपेयर करना चाह रहा हूँ, कौन सा टर्म इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डेल्टा 0 स्क्वायर सब में कॉमन लें, और कॉमन वाला पार्ट मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 9/100 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा 6/10 टाइम्स कॉस थीटा। ओके, ये तीनों टर्म्स कंपेयर करने के लिए आपको थीटा
की बात करनी पड़ेगी, कौन से थीटा पे आप इसे कंपेयर कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 पे या 5 डिग्री पे या 20 डिग्री पे स्कैटरिंग एंगल। तो मैं दो एक्सट्रीम केस लेता हूँ, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, थीटा इक्वल टू 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस, थीटा इक्वल टू पाई बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 इसमें रखें तो ये टर्म 1, ये 9/100 और ये 6/10 रिलेटिवली भी आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप इन्हें ऐड कर दें तो टोटल सम 169/100 1.69। और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ये टर्म स्टिल कॉस पाई -1 होता है, पर स्क्वायर होने के कारण कंट्रीब्यूशन स्टिल सेम प्लस का। यही चीज़ हम कह रहे थे, ये टर्म तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये थीटा पे डिपेंड तो करता है पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके कारण अंतर नहीं आता है। जितना ये फॉरवर्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही बैकवर्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन ये टर्म जो कि केवल कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में अलग अलग है। जैसे स्पेसिफिकली 0 और पाई के लिए आप देखें, 0 डायरेक्शन में ये प्लस कंट्रीब्यूशन कर रहा है, माइनस। पहली चीज़ आपने यही देख ली, ये टर्म रियली एसिमेट्री कॉज कर रहा है। ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड एसिमेट्री। आप इसको ऐड करें तो यहाँ आपकी बार केवल 49/100.4। बाकी मैंने कुछ पार्ट को नेगलेक्ट किया है पर वो पार्ट ओवरऑल कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और बैकवर्ड डायरेक्शन के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में कितना डिफरेंस है। ये ऑलमोस्ट इसका 4 टाइम्स है, 4 या एटलीस्ट 3 टाइम्स तो है ही। ओके, 3.5 टाइम्स। ये 0.5 के आस 1.7 के आसपास है। ओके, कितना डिफरेंस है इस टर्म के कारण। तो आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस टर्म रिलेटिवली कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो दिस डिफरेंस जो है इनका, अगर आप एब्सोल्यूट डिफरेंस इन्हीं को नंबर्स मान के निकाल लें, इनका डिफरेंस लगभग 120/100 1.2। जिन भी यूनिट्स में आप नाप रहे हैं, मैं जस्ट एक वो नंबर आपको दे रहा हूँ, इनका डिफरेंस 1.2 है। क्यों मैंने कैलकुलेट किया डिफरेंस? इसके बजाय अगर आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालें, रिमेंबर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में थीटा वगैरह कुछ नहीं आ सकता है, आप सारे एंगल्स के ऊपर इंटीग्रेट कर चुके हैं। टोटल हर डायरेक्शन की स्कैटरिंग का सम है ओवरऑल इन अ सर्टेन सेंस। तो वो अगर आप कंप्यूट करें इस एग्जाम्पल में, तो अगेन वो केवल ये होता है, उसमें केवल साइन स्क्वायर डेल 0 टर्म आएगा और साइन स्क्वायर डेल 1। इंटरफेरेंस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी हायर टर्म्स तो हमने ड्रॉप कर दिए क्योंकि उनका फेज शिफ्ट 0 था, लेकिन बाकी क्रॉस टर्म कहीं नहीं आते हैं। केवल पी वेव के करस्पॉन्डिंग पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एस वेव के करस्पॉन्डिंग पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं, उनका सम आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बन गया इस एग्जाम्पल में। आप अगेन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में, डेल्टा 0 स्मॉल है तो डेल्टा 0 स्क्वायर, डेल्टा 1 भी स्मॉल है और उसकी जगह डेल्टा 0/10 का स्क्वायर। अगेन डेल्टा 0 स्क्वायर अगर मैं ओवरऑल कॉमन ले लूँ और 4π/k स्क्वायर भी, मैं रिलेटिव मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में एस वेव और पी वेव का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आप पाते हैं यहाँ पे ये नंबर्स इस तरह से हैं, ये 1 और ये 3/100 0.03, ये इसका लगभग 3% है। तो ओवरऑल तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लेवल पे जाके बिहेवियर काफ़ी अलग हो सकता है। ओके, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में कंट्रीब्यूशन केवल एस और पी जो वेव्स की स्कैटरिंग पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं उनका सम है, लेकिन एस वेव वाला कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, लगभग पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी से आ रहा है। ओके, इसका कंट्रीब्यूशन भी नेग्लिजिबल ही है। तो एस वेव स्कैटरिंग डोमिनेट्स द टोटल स्कैटरिंग और पी वेव की जो स्कैटरिंग है वो केवल 3% ऑफ द टोटल। अगर आप टोटल भी ले लें 1.03 तो 3 उसका लगभग 3% के आसपास ही है। केवल एस वेव की स्कैटरिंग का भी 3% और टोटल का भी लगभग 3% के आसपास ही है। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ये नंबर अपार्ट फ्रॉम मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह यहाँ मिस किए हैं, लेकिन अगर आप इस नंबर को देखिए ये 1.03 के आसपास बन रहा है। ओके, और ये नंबर ये डिफरेंस 1.2 के आसपास था। ओके, ये केवल मैं न्यूमेरिकल पार्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ बाहर कुछ और पार्ट भी है 4π/k स्क्वायर टाइम्स सिग्मा नॉट स्क्वायर, जबकि यहाँ केवल 1/k स्क्वायर सिग्मा नॉट स्क्वायर, वो डिफरेंस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल पार्ट को अगर आप देखें, ये डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ये 1.2 अपने आप से इनका डिफरेंस है, जबकि यहाँ टोटल में ये नंबर 1.03 के आसपास आ रहा है। सो द पॉइंट समरी ऑफ दिस एग्जाम्पल इज इंटरफेरेंस इफेक्ट्स कैन रियली बी इंपॉर्टेंट। जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है, अब मैं पार्टिकल कह रहा हूँ क्योंकि डिटेक्टर की लोकेशन पे आप पार्टिकल से डिटेक्ट करते हैं, फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो जो फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स आपको अलग अलग डायरेक्शन में मिलता है, उसका वो बहुत स्ट्रांगली आपके इंटरफेरेंस टर्म से अफेक्टेड हो सकता है। ओके, सी दिस अगेन। ओके, फॉरवर्ड में इतना, जबकि बैकवर्ड में रिलेटिवली उससे काफ़ी कम फ्लक्स आपको मिल रहा है। ओके, ओनली ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ दिस टर्म। ओके, अब हम एक्चुअली एक फेज शिफ्ट का एक एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, और ये रिलेटिवली वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स है। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा हार्ड या इम्पेनिट्रेबल स्फीयर जिसे हम कहते हैं। ओके, हार्ड या इम्पेनिट्रेबल स्फीयर मैथमेटिकली आप इस पोटेंशियल को कहते हैं r<= a तक पोटेंशियल की वैल्यू है इन्फिनिटी, और जैसे ही आपने r=a को क्रॉस किया, एक स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल इन्फिनिटी है, और जैसे ही आपने उस स्फीयर की सरफेस को क्रॉस किया इमीडिएटली पोटेंशियल 0 हो गया। ओके,
अगर मैं फिगर में दिखाऊं तो 3 डायमेंशन में ही पोटेंशियल एक्चुअली ऐसा है, एक स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल इन्फिनिटी है, और जैसे ही उसके रेडियस जो कि a के बराबर है उससे आप बाहर निकल गए, पोटेंशियल इमीडिएटली बाकी सब जगह जीरो। तो इन रीजन्स को मैं इन और आउट रीजन्स कहूँगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इन पोटेंशियल यहाँ प्रेजेंट है, ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज कैसा है, जिस रेंज में ये पोटेंशियल की वैल्यू है वहाँ सीधे इन्फिनिटी है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन मैथमेटिकल लिहाज से ये शॉर्ट रेंज ही है, इसकी रेंज शॉर्ट है। इनफाइनाइट वैल्यू है लेकिन वो इनफाइनाइट वैल्यू केवल इस रेंज में है, इस रेंज के बाहर तो ये इनइफेक्टिव है, ओके दिस। और जब हम इसे प्लॉट करते हैं, अगर आप डिस्टेंस के साथ इसको प्लॉट करें, पोटेंशियल के कर्व को प्लॉट करें, तो वो ऐसा बनेगा, आर कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता है, आर इक्वल टू 0 से शुरू किया, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी, ये बैरियर की हाइट इन्फिनिटी है, यहाँ पे इसे मैंने डिसकंटिन्यूटेड बनाया है, ठीक है। जैसे हम इनफाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वैल्यू को दिखाते हैं, इनफाइनाइट डेप्थ के लिए उसे नीचे डैश करके दिखाते हैं, वैसे ही ये इनफाइनाइट हाइट का है, हाइट इन्फिनिटी, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी, कहाँ तक, ए डिस्टेंस तक, और उसके बाद इमीडिएटली पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो अगर आप इसे वन डायमेंशनल वाले के कंटेक्स्ट में सोचें तो बेसिकली ये एक पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। लेकिन बैरियर की हाइट कितनी है, इन्फिनिटी। वन डायमेंशनल में आप ध्यान करें, बैरियर में पेनिट्रेशन भी हो जाता है, बैरियर के पार भी पार्टिकल निकल जाता है, पर पहले बैरियर के अंदर तो पेनिट्रेट करता है। तो बैरियर में 3 डायमेंशन में भी पेनिट्रेशन हो सकता है, पर इस बैरियर की हाइट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पेनिट्रेशन की गुंजाइश भी नहीं होगी, इसीलिए हार्ड या इम्पेनिट्रेबल स्फीयर। पार्टिकल या वेव, जिस भी आइडिया में आप देखें, पार्टिकल या वेव कभी भी यहाँ नहीं पाई जाएगी इस स्फीयर के अंदर। वैसे भी हमने जनरल भी डिस्कस कर रखा है वन डायमेंशन में, जिस रीजन में पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है वहाँ वेव फंक्शन जीरो होता है, ओके। वेव फंक्शन जीरो मतलब पार्टिकल के मिलने का चांस है। पार्टिकल या वेव कभी भी इस रीजन के अंदर एंटर नहीं करेगी, इस रीजन से बाहर, इसीलिए इसे हार्ड स्फीयर या इम्पेनिट्रेबल स्फीयर हम कहते हैं इस प्रॉब्लम को, ओके। और क्लासिकली अगर आप इस पिक्चर को इमेजिन करें, एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है, तो वो अगर आपके सामने रखा हुआ है इम्पेनिट्रेबल या वटेवर, तो जो क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं टोटल स्कैटरिंग, वो केवल उसके सरफेस एरिया के बराबर, सरफेस एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। ये स्फीयर है, तो सामने से अगर आप इसे देख रहे हैं इधर से, जहाँ से इंसिडेंट बीम आ रही है, तो आपको इसका केवल ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, मैक्सिमम सामने से आपको इतना एरिया दिखेगा, और ये एरिया है पाई a स्क्वायर के बराबर। तो जो क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो पाई a स्क्वायर है, ओके। जैसे अगर मैं इसे बैरियर टाइप का कह रहा हूँ, पर आप इसे एक्चुअली बैरियर इसलिए नहीं कह सकते, बैरियर का मतलब होता है दो रीजन्स को सेपरेट करने वाला। ये दो रीजन्स को सेपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आर कोऑर्डिनेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके। बट स्टिल इन अ सर्टेन सेंस बैरियर, ओके, देयर इज नथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दिस इनफाइनाइटली हाइट बैरियर, ओके। और इनफाइनाइट हाइट होने के कारण पार्टिकल या वेव कभी भी इस रीजन में पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, ओके बस। तो इमीडिएटली इनसाइड रीजन का सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम सिंपल है। पोटेंशियल इतना हाई ले लिया इनफाइनाइट है होने के कारण, इनसाइड रीजन का जो रेडियल फंक्शन है, या आर की जगह अगर हम यू वाला फंक्शन यूज़ करें जो कि आर इक्वल टू यू अपॉन रो के बराबर होता है, वो वाला फंक्शन भी कितना होगा, जीरो। अगर यहाँ वेव फंक्शन को वैनिश करना है तो एंगुलर पार्ट तो वैनिश नहीं कर रहा है, तो मतलब रेडियल सॉल्यूशन या उसका काउंटर पार्ट जो यू है वो इनसाइड रीजन में, यू आई मतलब यू इनसाइड के रीजन में जो यू आप निकालना है वो सीधे सीधे जीरो विदाउट इवन सॉल्विंग। और ये किसी भी एल वैल्यू के लिए होल्ड करता है, एल इक्वल टू जीरो के लिए भी, एल इक्वल टू 1, सारी पार्शियल वेव्स के लिए जो इनसाइड सॉल्यूशन ऑफ यू या इनसाइड सॉल्यूशन ऑफ कैपिटल आर है वो जीरो होगा। अब सॉल्व केवल करना रह गया आउटसाइड रीजन का सॉल्यूशन। सो आउटसाइड रीजन का आर एल, ठीक है। वैसे मैं इसे आज बाद में और प्रॉपर लिखूंगा, आर आउट यहाँ लिखूंगा और एल ऊपर लिखूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आर एल लिखा है, मतलब पर्टिकुलर एल वैल्यू का रेडियल वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा। पर अभी के लिए हम इस आर के बजाय यू कंप्यूट करेंगे, और यू को मैंने ढंग से लिखा है, यू ओ, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ, ओ फॉर आउट, और एल की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी जाएगी, ओके। रिमेंबर दिस नोटेशन, यू ओ एल आउटसाइड रीजन में। कैसे निकालते हैं यू, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यू की जगह मैंने सीधे यू ओ रख दिया, आउटसाइड रीजन में बात कर रहा हूँ, पर आउटसाइड रीजन में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रिमेंबर वी की जगह भी मुझे जीरो रख देना चाहिए था, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। आउटसाइड रीजन में आपका पोटेंशियल जीरो है, तो जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को आपको सॉल्व करके अपना ये यू आउटसाइड निकालना है वो ये रही, सॉल्व दिस इक्वेशन। रिमेंबर रो बराबर के आ रहा है, ओके, डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल। अब आप सवाल, असली जो सवाल बचता है वैसे, और ये किसी भी केस में एप्लीकेबल होता है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए भाई, चाहे अप्रॉक्सीमेटली चाहे एग्जैक्टली, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन आपके पास है। इस केस में तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे, पर हो सकता है बाकी केसेस में ना कर पाएँ, बट सॉल्व इट, ओके। और ऐसा ही इनसाइड रीजन में भी करना पड़ेगा। इस समय तो हमें इनसाइड रीजन में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर जनरल केस में इनसाइड रीजन में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनसाइड रीजन में सॉल्व करो, आउटसाइड रीजन में सॉल्व करो, और आउटसाइड वाला वैसे हम एक वहाँ पे हमारे पास सुविधा होती है, आउटसाइड वाला सॉल्यूशन हमें वैसे एग्जैक्टली नहीं चाहिए होता है, लास्ट में वो चाहिए एसिम्प्टोटिकली ही होता है, ओके। सो दैट माइट हेल्प अस, बट लेट्स मूव ऑन।
पहले इस इक्वेशन को एक और पर्टिकुलर केस में सॉल्व करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं, L इक्वल टू 0 केस, मतलब एस वेव के का फेज शिफ्ट निकालते हैं। पहले एस वेव के लिए यू की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको देखते हैं कि एस वेव के लिए कितना बन रहा है। ओके, अब एस वेव के लिए टेक्निकली मुझे यू आउट के ऊपर एल की जगह 0 लिखना चाहिए था, पर अभी मैं उतना कन्फ्यूज़न नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये जो ब्लू, जहाँ तक मैंने ब्लू डिमार्केशन किया है, इसके अंदर की कैलकुलेशन केवल L इक्वल टू 0 केस के लिए। इसके बाद फिर हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे, मतलब L की किसी भी वैल्यू के लिए, पर पहले L इक्वल टू 0 केस के लिए इस कैलकुलेशन को देख लें। L इक्वल टू 0 केस में ये टर्म खत्म हो गया, L की जगह 0 रखा, ये सिंपली U0 डबल डैश प्लस नॉट 0 UO डबल डैश प्लस UO इक्वल टू 0, सिंपली हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, और ओमेगा स्क्वायर की जगह भी 1 है आपके पास। ओके, और हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन के सॉल्यूशन आप जानते हैं, e टू पावर आइटा रो या e टू पावर माइनस आइटा रो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस समय रो है, ठीक, या साइन रो या कॉस रो। तो मैं साइन रो और कॉस रो के टर्म में अगर बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन मुझे लेना पड़ेगा a साइन रो प्लस b कॉस रो। ओके, लेकिन उसके बजाय उस सॉल्यूशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a साइन रो और b कॉस रो के बजाय सम अदर कांस्टेंट c टाइम्स साइन रो प्लस एल्फा। ओके, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आउटसाइड सॉल्यूशन है केवल L इक्वल टू 0 केस में एग्जैक्टली निकल के आ चुका है। ओके, L इक्वल टू 0 केस में वेरी सिंपल सॉल्यूशन एग्जैक्टली आ चुका है। अभी ये C और अल्फा बेसिकली आप कह रहे हैं ये जस्ट दो कांस्टेंट्स हैं। ओके, लेकिन ये अल्फा इंपॉर्टेंट होगा, इनफैक्ट ये फेज शिफ्ट ही है, लेकिन लेट्स सी, अभी ये जस्ट कांस्टेंट्स हैं। ओके, बाद में आप इसे दूसरे तरीके से भी अगर सोचें, डायरेक्टली अगर आप रेडियल इक्वेशन के लेवल पे सोचें, पोटेंशियल आउटसाइड रीजन में कांस्टेंट है और 0 है, तो जब भी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कई बार इस्टेब्लिश कर दिया है, वो स्फेरिकल बेसेल या न्यूमा फंक्शन होता है। और क्योंकि आप ओरिजिन से आउटसाइड के रीजन में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस समय केवल यू आउट, तो मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट पे वो सॉल्यूशन की वैलिडिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ओरिजिन पे को छोड़ के बाकी सारी पॉइंट्स पे दोनों फंक्शन वेल बिहेव्ड होते हैं। तो आप ये आंसर यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट मैं मैथमेटिकली यहीं से करके लाया हूँ। ओके, अब अगर आप अगेन आपको इन और आउट सॉल्यूशंस को मैच करना पड़ेगा। जो आपके दो रीजन के सॉल्यूशन हैं, जैसे जब हम ऑर्डिनरी पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाउंड स्टेट्स के लिए, तो हम बाउंड्री जहाँ पे होती है दोनों तरफ के सॉल्यूशन को वहाँ पे मैच करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। इनफैक्ट केवल सॉल्यूशन मैच करना नहीं, आपको सॉल्यूशन का डेरिवेटिव भी मैच करना पड़ सकता है, लेकिन इस केस में एक रीजन में वेव फंक्शन सब जगह 0 है, और 0 होने का कारण है पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो ये रिजल्ट भी आपको बाउंड स्टेट सॉल्यूशन से ध्यान होगा कि जब पोटेंशियल किसी रीजन में इन्फिनिटी होता है तो उस बाउंड्री पे हम डेरिवेटिव की मैचिंग नहीं करते हैं, केवल किसकी मैचिंग करते हैं, वेव फंक्शन की। तो वही हम रेडियल वेव फंक्शन या यू पे अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड और आउटसाइड का यू जो है, आउटसाइड का यू ये है, इनसाइड का इंसिडेंटली इस केस में 0 है, पर अगर वो कुछ और भी होता इस बाउंड्री पे उसे मैच करना चाहिए, मतलब r इक्वल टू a पे इनसाइड वाला सॉल्यूशन मस्ट मैच विद दी आउटसाइड वाला सॉल्यूशन। इनसाइड वाला सॉल्यूशन तो 0 है, L की किसी भी वैल्यू के लिए 0 है, तो S वेव के लिए भी 0 ही होगा, और आउटसाइड वाला सॉल्यूशन L इक्वल टू 0 के लिए इतना है। बस आपने रो की जगह, रो जो कि के आर है, आर की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, रो इन जनरल के आर है, बट आर इक्वल टू ए पॉइंट पे के, बस। अब सी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सी 0 हो जाएगा तब तो ये सॉल्यूशन हमेशा ही खत्म हो गया। तो सी अगर नॉन 0 है तो वैनिश होने की कंडीशन ये बनती है, ये एंगल 0 होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट ओवरऑल 0 होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस के। माइनस के ए एक नंबर है, के आपके इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है, ए आपके पोटेंशियल की आप रेंज कह सकते हैं, वो स्फीयर का रेडियस है, आपके हार्ड स्फीयर का रेडियस है, तो जस्ट एक नंबर है। तो ये अल्फा जो क्वांटिटी है, जो कि एक कांस्टेंट था, वो हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप थोड़ा मैथमेटिकली और इसमें डेप्थ में जा सकते हैं कि के ए इतना भी हो सकता है, माइनस के अल्फा जो है माइनस के प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, लेकिन साइन प्लस माइनस पाई भी 0 होता है, और साइन प्लस माइनस 2 पाई भी 0 होता है। एडिशनल फेज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन उसकी मैं बात नहीं करूँगा, हम इसी टर्म में बात करेंगे। तो अब मैं इस कंप्लीट सॉल्यूशन में अगर ये अल्फा की वैल्यू रख दूँ तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो ये हो गया। सी तो अभी भी अनडिटर्मिनेड है, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। आउटसाइड रीजन में अब मैंने यहाँ 0 भी लिख दिया है फॉर वेरी क्लैरिटी, आउटसाइड रीजन का, बल्कि मैंने इसे OUT पूरा आउट लिख दिया है। आउटसाइड रीजन का U फॉर L इक्वल टू 0, ये रहा साइन C साइन के आर, रो तो पहले से था, रो और अल्फा की जगह माइनस के, तो के कॉमन लिया, बस ऐसे ही, ऐसा कुछ भी लिखें। ओके, ये देखो ये फॉर्म कितनी क्लियरली आपको बता रही है, जब R बराबर A हो जाएगा, R बराबर A मतलब स्फीयर की सरफेस, वो हार्ड स्फीयर की सरफेस, R बराबर A 0, साइन 0 इज 0, आउटसाइड का सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, 0। ओके, बस। अब जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी जो हमारा है, जो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, वो ये कहता है भाई आउटसाइड रीजन का जो सॉल्यूशन होता है, चाहे आप R का देखें या U का देखें,
तो बाकी फैक्टर्स उसमें जो भी होंगे, कांस्टेंट होगा या 1/रो के फैक्टर वगैरह जो भी होंगे, जो फेज़ वाला पार्ट है उसका, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, अगर आप साइन फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो पार्ट इस फॉर्म का होगा, साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा। एल की किसी भी जनरल वैल्यू के लिए आप स्कैटरिंग में जो आप आउटसाइड सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं यू का, वो इस फॉर्म का होता है। मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, इस फॉर्म का। मेरे लिए इंपॉर्टेंट केवल ये फेज़ है, ओके, बाकी कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं है। तो एल इक्वल टू 0 के लिए ये जनरल आर्ग्यूमेंट हमें क्या बताता है, एल की जगह 0 रखो, ये टर्म खत्म हो गया, रो प्लस डेल्टा 0, एल की जगह 0। आउटसाइड रीजन में स्कैटरिंग थ्योरी ये बता रही है, जनरल आर्ग्यूमेंट्स ने शो किया है, आउटसाइड रीजन में एल इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए जो सॉल्यूशन है उसमें साइन रो के अलावा जो पार्ट है वो एक्चुअली डेल्टा 0 है। और आप एग्जैक्टली ये आंसर यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये तो कांस्टेंट है, साइन रो माइनस के, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, ये हम एग्जैक्टली इस केस में सॉल्व करके लाए और ये स्कैटरिंग थ्योरी की डिमांड से था। तो आप इसे कंपेयर करें तो डेल्टा 0 आपका सीधे सीधे निकल के आ गया। एल इक्वल टू 0 वेव, एस वेव में कितना फेज शिफ्ट हो रहा है, माइनस के ए के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ रहा है, यहाँ हमने कहीं ये बात नहीं की कि के स्मॉल है या लार्ज है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी स्मॉल है या लार्ज, उससे ये रिज़ल्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। ये रिज़ल्ट एक एग्जैक्ट रिज़ल्ट है। नॉर्मली हम बाकी केसेस में ऐसा करते हैं, या तो लो एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन या हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन, और पार्शियल वेव एनालिसिस वैसे लो एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन है। ज़्यादातर जगह हम लो एनर्जी या एक्सट्रीमली लो एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। एक्सट्रीम लो का मतलब केवल एस वेव की स्कैटरिंग को देखूंगा, लो का मतलब हो सकता है केवल एस और पी, और हो सकता है केवल डी वेव तक, ओके, डिपेंडिंग ऑन द केस। लेकिन कभी कभी पार्शियल वेव एनालिसिस को कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स में आप सारे ऑर्डर तक भी कंप्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके, जैसा हम इस केस में करने वाले हैं। हाई एनर्जी पे भी, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी इस तरह की हमें ऑफर होती है कि हाई एनर्जी लिमिट में भी हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अदरवाइज यूजुअली हम केवल लो एनर्जी उसमें देखते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई केस ही नहीं है। ये डेल्टा 0 के आंसर से पहले हमने कहीं ये नहीं कहा कि के स्मॉल है या लार्ज, तो दिस तो इंडिपेंडेंट इज वेदर के स्मॉल और लार्ज। कई बार इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल दिया जाता है कि डेल्टा 0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी। वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं है के से इंडिपेंडेंट है। देखो, एनर्जी के से रिलेटेड है तो रियली ये एनर्जी से इंडिपेंडेंट तो नहीं है। वो सेंस ये होता है एनर्जी हाई है या लो है, उस पर ये एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। एनर्जी चाहे हाई हो चाहे लो हो, फॉर्मूला यही बनेगा, डेल्टा 0 का एक्सप्रेशन यही बनेगा, ओके। तो हमने अभी क्या किया, एग्जैक्टली डेल्टा 0 की वैल्यू तो कंप्यूट कर दी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस था, ये यहाँ से यहाँ तक था। पर अब फिर से जनरल केस पे चलते हैं। नहीं भाई, हमें तो डेल्टा एल निकालना है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, तो वो कितना है, तो वो भी हम इस केस में एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स गो अबाउट दैट। अच्छा हाँ, लेकिन पहले इस फेज शिफ्ट का मतलब क्या है इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर लें। फेज शिफ्ट हमने इंटरप्रेट इस तरह से किया था, पोटेंशियल कितना वेव को अपनी तरफ पुल या पुश कर रहा है। रिपल्सिव पोटेंशियल, बैरियर एक रिपल्सिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, रिपल्सिव है, ये वेव को बाहर पुश करेगा। और आप पहले ही यहाँ पे सोच सकते हैं वेव को कितना पुश करेगा। अगर ये पोटेंशियल नहीं होता, 0 होता पोटेंशियल की एब्सेंस में, तो वेव आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, ओरिजिन पे 0 होती वैल्यू, ओरिजिन पे अगर सब जगह पोटेंशियल 0 है तो फिर भी ओरिजिन पे वेव फंक्शन को 0 होना पड़ता है, यू फंक्शन को वहाँ पे 0 होना पड़ता है। तो वेव आपकी लेकिन यहीं से शुरू हो जाती है, ओरिजिन से। लेकिन अब वेव यहाँ से तो शुरू हो ही नहीं सकती है, इनसाइड रीजन में तो वेव फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो वेव फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ से उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। क्यों, बाउंड्री पे उसे इससे मैच करना है। तो बेसिकली आपका जो पूरा वेव फंक्शन है वो इतनी डिस्टेंस बाहर पुश हो गया। ये पोटेंशियल जो है इसने वेव फंक्शन को यहाँ एग्जिस्ट नहीं होने दिया। आप सोचिए, एक साइन वेव पहले इस पॉइंट से स्टार्ट होकर अटैच थी आगे, पूरी एक वेव ट्रेन थी, आप उसे एसिम्प्टोटिकली आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस पोटेंशियल ने उस पूरे को धक्का दे दिया, पुश करके यहाँ ले आया। तो फेज शिफ्ट का पुल और पुश का ये सेंस यहाँ पे काफ़ी क्लियर होता है। ये अगर पोटेंशियल नहीं होता, ये बैरियर होता ही नहीं, सब जगह पोटेंशियल 0 होता, तो पॉसिबली आपका ये L इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखता। मैं आगे का पार्ट इसका नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता। बाकी आगे ये वेव ट्रेन चलती रहती, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल ने क्या किया, उसने कहा नहीं, इनसाइड सॉल्यूशन तो 0 होगा, ये इनसाइड का सॉल्यूशन है ब्लैक लाइन, और उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। बाउंड्री पे दोनों सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं। डेरिवेटिव का मैच करना इस समय ज़रूरी नहीं है। ये आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे एक नोक जैसी बन रही है, नोक जैसे मतलब स्लोप्स मैच नहीं कर रहे हैं। पर इनफाइनाइट पोटेंशियल में स्लोप्स हम वैसे भी मैच नहीं करते हैं। लेकिन फेज शिफ्ट के टर्म में आप देखें, पोटेंशियल ने आर के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में वेव को ए डिस्टेंस पुश कर दिया है। जितना हमारा स्फीयर का रेडियस है उतना उसे बाहर निकाल दिया। नहीं, आप यहाँ वेव फंक्शन नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। वेव फंक्शन स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, इस ग्राफ में देखें इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो जो वेव है
आर वेरिएबल के टर्म में वो डिस्टेंस वेरिएबल के टर्म में वो कितना पुश हो गई, ए तो डिस्टेंस वाइज पुश हुई, फेज वाइज कितना शिफ्ट हुई, वेव इज पुश्ड कंप्लीटली आउटसाइड द वी इक्वल टू इन्फिनिटी रीजन, इस रीजन से पूरी तरह बाहर वेव को एक्सपेल कर दिया गया है, ठीक है, ड्यू टू द पोटेंशियल दैट इज जीरो इज शिफ्टेड। अगर आप इसे जीरो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल वेव फंक्शन जीरो है, तो अब इसका जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया, द जीरो इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस से। और केवल जीरो नहीं, आप आगे की किसी भी वैल्यू को देखें, ये बढ़ रहा है, फिर जीरो बनेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है आगे, लेकिन वो पूरी वेव ट्रेन ही, अगर ये पहले का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बाद में पुश होने के बाद का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पूरी वेव ट्रेन ही पुश हो गई है। ओके, कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस। और लैम्डा डिस्टेंस में जो फेज शिफ्ट होता है 2 पाई का होता है। अगर हम वेवलेंथ के टर्म में किसी साइनोसोडल वेव के लिए बात करें, ये एग्जैक्टली साइनोसोडल वेव है, एल इक्वल टू 0 केस में ये साइनोसोडल है। ओके, यू के टर्म्स में अगर बात करें साइनोसोडल वेव है। लैम्डा का फेज डिफरेंस, लैम्डा का पाथ डिफरेंस मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल नहीं होता और पोटेंशियल है, तब दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, ए के बराबर। तो पाथ डिफरेंस अगर ए का है, तो जो फेज डिफरेंस आएगा पर यूनिट लेंथ के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा, और तब ए लेंथ के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ए, और 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या होता है, के। फेज शिफ्ट ए लेंथ तो फिजिकल स्पेस में वो वेव पुश हुई, इफ आई कैन से इट लाइक दैट, लेकिन फेज जो उसका शिफ्ट है वो कितने के बराबर आया, के ए के। यही चीज़ तो हमने यहाँ पे अभी मैथमेटिकली कंप्यूट की। और साइन तो केवल ये डिनोट कर रहा है पुल किया है या पुश किया है। जब वेव को पुश करते हैं तो ये साइन नेगेटिव होता है, तो वेव ये पुश हो गई है। पोटेंशियल नहीं होता, ये वाला आप कुछ इस तरह का प्लॉट करते हैं, लेकिन पोटेंशियल की प्रेजेंस में यहाँ वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अब यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो दिस हैज़ बिन पुश्ड बाय के। तो ये होपफुली जो हमने क्वालिटेटिवली पुल और पुश कहा था फेज शिफ्ट को, वो आप यहाँ पे थोड़ा बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। लेकिन अब चलते हैं फिर से कि एल इक्वल टू 0 केस से तो हमने कुछ चीज़ें समझ ली, बट अब एल की जनरल वैल्यू के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते, ओके, तो फेज शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको रेडियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। वैसे तो इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह सॉल्व करनी पड़ती है, पर इस समय इनसाइड सॉल्यूशन पहले ही प्रेजेंट है, 0। आर या यू इनसाइड रीजन का 0 है, तो केवल आउटसाइड रीजन में सॉल्व करना है, या तो आर के लिए या यू के लिए। अब की बार मैं आर के लिए सॉल्व करूँगा। जनरल सॉल्यूशन में यू के बजाय आर के टर्म में बात करें, चाहे आर के टर्म में करो सॉल्यूशन, चाहे यू के टर्म में, देखना आपको लास्ट में फेज शिफ्ट है। ओके, वो ओवरऑल आर और यू में डिफरेंस क्या किसका होता है, 1/रो का। तो 1/रो के फैक्टर में वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फेज शिफ्ट के सेंस में। फेज शिफ्ट तो वो साइन या कॉस वाले फैक्टर में होगी। ओके, तो इनसाइड रीजन का सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल कितना है, 0। अंदर तो रेडियल वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और आउटसाइड रीजन में सीधे सीधे पोटेंशियल आउटसाइड रीजन में सब जगह कांस्टेंट है, और इनफैक्ट वो 0 है, पर केवल कांस्टेंट से ही मेरा काम चल जाता। आउटसाइड रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जो सॉल्यूशन है वो उसमें JL रो भी आएगा और NL रो भी आएगा। क्यों? अगेन आउटसाइड रीजन का मतलब आपको ओरिजिन पे सॉल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो यहाँ के सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। मैथमेटिकली सॉल्यूशन में स्फेरिकल बेसल भी आ सकता है, स्फेरिकल न्यूमा भी आ सकता है, और क्योंकि ओरिजिन पे न्यूमा फंक्शन इल बिहेव्ड होता है, लेकिन बाकी सब जगह वो भी वेल बिहेव्ड होता है। तो अब की बार जो जनरल सॉल्यूशन है, some coefficient which depends on the value of L into JL rho plus some other coefficient which again depends on the value of L and L rho, इन दोनों का सुपरपोजिशन हम कर दें तो ये मेरा सॉल्यूशन है किसी भी L वैल्यू के लिए। यहाँ पे अभी AL और BL हमने डिटरमिन नहीं किए हैं, ओके, बट अब बाउंड्री कंडीशन से इनमें ये डिटरमिन हो जाएंगे, और फेज शिफ्ट भी हम फिर यहाँ से रीड कर सकेंगे। सो लेट्स डू दैट। बाउंड्री कंडीशन अगेन, इस बाउंड्री पे यहाँ के R सॉल्यूशन और बाहर के R सॉल्यूशन को मैच करो। इस समय डेरिवेटिव की मैचिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जब हम डेरिवेटिव की मैचिंग करते भी हैं तो केवल जैसे बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस के लिए हम ये करते हैं, साई को एक साइड वाले को दूसरे वाले साई से मैच करते हैं, मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ केवल, और साइड एस को साइड एस से मैच करते हैं। इन दोनों कंडीशंस को आप एक साथ इंक्लूड करके लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को भी मैच कर सकते हैं। तो यूजुअली हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में सीधे सीधे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को मैच कर देते हैं। अब दो अलग अलग कंडीशन लिखने के बजाय आप उनको डिवाइड करके, बेसिकली उनको डिवाइड करके लिखें तो आप सीधे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को मैच कर सकते हैं। तो वो कंडीशन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी लॉगरिथमिक वाला सिचुएशन क्यों नहीं आई, क्योंकि हमें केवल एक चीज़ मैच करनी है, साई या आर को मैच करना है। आर डैश की मैचिंग का कोई मतलब नहीं है इस समय, स्लोप की मैचिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैचिंग आर ओनली, ठीक है। तो इनसाइड वाला सॉल्यूशन एट आर इक्वल टू ए, बाउंड्री मस्ट मैच विद आउटसाइड वाला एट आर इक्वल टू ए। इनसाइड वाला तो सब जगह 0 है, 0। आउटसाइड वाले में रो है के आर, तो आर की जगह ए रखेंगे तो के ए के ए,
ये कन्फ्यूज़न आप ना करें, मैं इनफैक्ट मैंने आगे थोड़ा गलती कर रखी है, मैं आपको बता दूंगा। मतलब रो बेसिकली सिंपली के आर है, रो एक डिस्टेंस वेरिएबल है, और जब हम आर की जगह ए रखते हैं मतलब स्फीयर की सरफेस पे, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू बन जाती है, जस्ट एक नंबर है कि एक इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से निकल जाएगा, ए हमारा उस स्फीयर का रेडियस है, ये जस्ट एक नंबर है, ये एक वेरिएबल है, जबकि के ए इस वेरिएबल की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट एक नंबर। ओके, तो आर की जगह ए रखा बस। तो यहाँ से आपको ए एल और बी एल कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन मिल गया। ये नंबर, ये बेसल्स फंक्शन की वैल्यू हमें याद नहीं होती है, पर कंप्यूटर से या टेबल से आप इजीली इस फंक्शन को देख सकते हैं कि जब के पता है और ए पता है तो उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ऐसे ही। तो ये दोनों नंबर्स हैं, जे एल के ए और एन एल के। जे एल के आर तो फंक्शन होगा, लेकिन जे एल के ए क्या है, जस्ट एक नंबर। ए एल नंबर प्लस बी एल नंबर इक्वल टू 0। तो ए एल को बी एल के टर्म में या बी एल को ए एल के टर्म में अगर मैं लिखूँ तो वो ये रहा। तो ये वैल्यू फिर से मैं इस सॉल्यूशन में अगर पुट करूँ बी एल की जगह, तो इट बिकम्स दिस। अगेन मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कराऊंगा, ये रो जो है ये वेरिएबल है के आर, और जबकि ये के ए सम फिक्स्ड वैल्यू। ओके, दिस ए एल दोनों में कॉमन लें तो आउटसाइड रीजन का सॉल्यूशन सिंपली इट बिकम्स लाइक दिस। जे एल रो एन एल रो वो तो है ही, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की जो रिलेटिव वैल्यू है, ओवरऑल ए एल कॉन्स्टेंट ले लिया तो इसके साथ का कॉन्स्टेंट 1, और इसका जो रिलेटिव कॉन्स्टेंट है वो जे एल के और एन एल के विद अ माइनस साइन। ओके, तो डेल्टा एल सीधे सीधे इस केस में हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। डेल्टा एल रीड कैसे करते हैं, हम कहते हैं इनसाइड के सॉल्यूशन को आउटसाइड के सॉल्यूशन के बगल में रखो, बगल मतलब दोनों को एक फॉर्म में एक्सप्रेस करो, साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 तो होगा इनसाइड सॉल्यूशन, और साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल होगा आउटसाइड सॉल्यूशन। तो वहाँ से कर सकते हैं। तो इनसाइड सॉल्यूशन तो इस समय बहुत सिंपल है, 0 है। ओके, बट आउटसाइड सॉल्यूशन को देखते हैं। आउटसाइड सॉल्यूशन को भी आपने कहाँ देखना है, उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म। अब ये मान इस केस में तो ये इनसाइड सॉल्यूशन हम एग्जैक्टली निकाल पाए, सॉरी आउटसाइड सॉल्यूशन। अगर आउटसाइड सॉल्यूशन हम किसी केस में ना भी निकाल पाएँ तो हमारी कोशिश होती है क्या हम उसकी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म निकाल पा रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हुआ, हम उसकी पहले हमने एग्जैक्ट फॉर्म निकाल दी, और एसिम्प्टोटिक फॉर्म अब निकाल लेते हैं। एसिम्प्टोटिक फॉर्म कैसे निकालेंगे, जे एल रो की एसिम्प्टोटिक फॉर्म हमें पता है, लार्ज रो के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए ये कैसे बिहेव करता है, और एन एल रो की एसिम्प्टोटिक फॉर्म पता है। तो अगर इस आउटसाइड वाले सॉल्यूशन को आप एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे देख रहे हैं, डिटेक्टर की लोकेशन पे, तो ये कैसा नजर आएगा, कांस्टेंट। जे एल रो का लार्ज रो बिहेवियर होता है साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 अपॉन रो, और जे एल के अपॉन एल एल के तो कांस्टेंट है, और एन एल का बिहेवियर होता है माइनस कॉस रो माइनस एल पाई बाई 2 अपॉन रो, तो माइनस माइनस मिलके दिस बिकम्स प्लस। ओके, इसीलिए अंडरलाइन किया है। यहाँ कुछ टर्म्स अगर आप कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, यहाँ रो एन एल के अगर कॉमन ले लें तो एक एन एल के से यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, जो बाहर है कांस्टेंट, रो वैसे कांस्टेंट नहीं है, पर कांस्टेंट से मेरा सेंस ये है इन्फॉर्मेशन फेज शिफ्ट की केवल यहाँ रहेगी। ये पार्ट उसके एम्पलीट्यूड और वो पार्ट्स हैं। ओके, वेव कितने लार्ज या स्मॉल है, फेज़ की इन्फॉर्मेशन केवल यहाँ है। ओके, डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज़ करता जाएगा, रो बढ़ता रहेगा, और ये पार्ट एक नंबर है केवल, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करें, से एन एल के जो ये फर्स्ट फैक्टर है ये एक नंबर है, दिस इज इक्वल टू सम आर इंटू कॉस फाई, और ये जो जे एल के है दिस इज इक्वल टू सेम आर लेकिन उसका साइन फाई। अब ये आर मैंने शायद अगेन थोड़ा गलत सिंबल यूज़ कर दिया है, आर ये रेडियल वेव फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, जस्ट सम अदर वेरिएबल, बट देयर इज़ ऑलवेज अ डर्थ ऑफ सिंबल व्हेन वर्किंग इन फिजिक्स। ओके, आप सिंबल्स एग्जॉस्ट देर सवेर आपके हो ही जाते हैं। फाई तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, वो स्कैटरिंग में वो वाला एंगल है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, वो अदर थिंग है कि हमारी स्कैटरिंग में इसका रोल नहीं है, पर उस सेंस में तो फाई भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो लेकिन सिंबल्स हमें कहीं ना कहीं रिपीट करने पड़ सकते हैं, जैसा मेरे को इस केस में करना पड़ा, लेकिन ये आर रेडियल वेव फंक्शन है, जस्ट सम अदर वेरिएबल। तो आपने 2 नंबर्स थे, उनकी जगह 2 नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी। ये अननोन्स भी नहीं है, मैं आर और फाई की वैल्यू बड़े आराम से लिख सकता हूँ। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो तो आर स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और अगर आप इक्वेशंस को डिवाइड करें तो tan फाई बराबर दिस अपॉन दिस। तो ये नंबर्स हमें पता है, ये बेसल्स फंक्शन की वैल्यू है के ए पे, बेसल फंक्शन इसकी वैल्यू के ए पे, न्यूमा फंक्शन की वैल्यू के ए पे, तो ये नोन नंबर्स हैं। तो अगर ये नंबर्स नोन हैं तो आप आर और फाई भी बड़ी इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये जैसे कार्टिजियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट वगैरह का कोई सेंस नहीं है, जस्ट इनकी बजाय इनकी बात कर रहे हैं। मैं इन्हें वेरिएबल्स भी नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट पे वैल्यू है, दूसरे पॉइंट पे वैल्यू। लेकिन ये मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, अगर मैं एन एल के की जगह ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ और इसकी जगह ये, तो कैपिटल आर कॉमन आया, कॉस साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो ये एक्सप्रेशन मेरा सिंप्लीफाई हो जाता है यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, साइन ए प्लस बी, ए की जगह रो माइनस एल पाई बाई 2 और बी की जगह वो जो फाई हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल आर कॉमन, दिस आर की वैल्यू ये आर कोई अननोन चीज़ नहीं है, आर जे एल और एन एल ऑफ के ए के टर्म्स में इतना है, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, और फाई भी कोई अननोन चीज़ नहीं है, फाई इतना है। लेकिन ये क्यों आपने ऐसा किया, इसका रीज़न क्या है? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन मतलब जनरल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, वो वहाँ के आर्गूमेंट्स ने पहले ही बता रखा है कि आउटसाइड रीजन का जो सॉल्यूशन है रेडियल इक्वेशन का फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल इन द एसिम्प्टोटिक रीजन अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट्स 1 अपॉन रो वटेवर, साइन का आर्गूमेंट आपका इस फॉर्म का होगा, साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल। इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करो, ये हम सॉल्व करके लाए हैं, जहाँ फाई की वैल्यू इतनी लिखी हुई है, बट ये हम सॉल्व करके लाए हैं, तो ये पार्ट तो ये यहाँ इस ब्रैकेट वाले पार्ट से मैच करेगा। स्कैटरिंग के लिए हमें इसको इससे कंपेयर करके कुछ मिलने वाला भी नहीं है, स्कैटरिंग की इन्फॉर्मेशन तो इसमें होती है डेल्टा एल, तो इसको इससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है अरे ये जो फाई हमारा है वही एक्चुअली डेल्टा एल है, जो हमें एलएथ पार्शियल वेव का फेज शिफ्ट निकालना था वही फाई के बराबर है। फाई केवल एक कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तक तो हम फाई सोचे थे, ये इसका रेशियो और उसका tan इनवर्स निकाल देंगे, एक नंबर मिलेगा, वो हमारा फाई है। फाई एक नंबर तो है, पर वो फाई बेसिकली क्या स्पेसिफाई कर रहा है, जिस एल वैल्यू के लिए आपने वो फाई निकाला, वो इनफैक्ट मुझे फाई के साथ भी शायद प्रॉब्ली फाई एल लिखना चाहिए था, कौन सी एल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ओके। तो फाई इज़ बेसिकली द फेज शिफ्ट डेल्टा एल जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से रिराइट मैंने किया है, फाई की जगह डेल्टा एल, तो tan डेल्टा एल इज दिस। फेज शिफ्ट हम निकाल चुके हैं, जे एल के आपको एनर्जी दे रखी होगी इंसिडेंट पार्टिकल की, रेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा होगा, हार्ड स्फीयर का रेडियस, के एक नंबर है। कौन सी एल वेव की आप बात कर रहे हैं, एल इक्वल टू 7, बेसल्स फंक्शन टेबल से देखो J7 के ए की उस वैल्यू पे कितना होता है, N7 कितना होता है, इनका रेशो निकाला, ये नंबर मिला, इसका tan इनवर्स निकालो। इन प्रिंसिपल आप ये सॉल्व कर चुके हैं और ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम, ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम है कि इस केस में हम किसी भी ऑर्डर का फेज शिफ्ट एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद भी ऐसा हो सकता है, क्या पता इससे आगे मुझे अप्रॉक्सीमेशन करना ही पड़े। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है, वी विल सी इट इन अ मोमेंट, ओके। लेकिन ये एग्जैक्ट है फॉर ऑलवेज। और यहीं से आप सीधे सीधे चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके साइन डेल्टा एल या साइन स्क्वायर डेल्टा एल भी यूज़ कर निकाल सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर से आपको सेक स्क्वायर मिलेगा, और सेक स्क्वायर का इन्वर्स और बाकी चीज़ें करके आप साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर डेल्टा एल पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें साइन स्क्वायर डेल्टा एल आता है। तो अगर वो एक्सप्रेशन आपको एक्जैक्टली लिखना है तो आप यहाँ से उसके एक्जैक्टली सीधे सीधे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक चीज़ चेक कर लें, ये आंसर हमने l = 0 का आंसर अलग से निकाला था, डेल्टा 0 इतना, ये जनरल वैल्यू के लिए है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर मैं l की जगह 0 रखूँ तो tan डेल्टा 0 = J0 के a ओवर N0 के, और J0 के a होता है साइन रो अपॉन रो, अगर रो के टर्म्स में बात कर रहे हैं, या रो भी नहीं, के ए एक फिक्स्ड वैल्यू है, के ए के टर्म में बात करनी चाहिए, साइन के ए अपॉन के, जबकि N0 के होगा माइनस कॉस के अपॉन के, तो डिवीज़न करने पे के ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन के अपॉन कॉस के इस टैन के, और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ से डेल्टा 0 रीड कर सकते हैं। डेल्टा 0 कितना है, -k। अगेन वही सेम आंसर, ओके। जो अर्लियर रिजल्ट जो था और जो हमने एग्जैक्टली पहले भी निकाला था, वो अर्लियर रिजल्ट रिकवर हो रहा है, और अभी तक भी कहीं हमने ये नहीं कहा कि के की वैल्यू स्मॉल है या लार्ज, तो ये रिजल्ट भी एग्जैक्ट है। आप किसी भी एनर्जी पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, फेज शिफ्ट आप निकाल चुके हैं फॉर अ हार्ड स्फीयर, ओके। लेकिन अब हम एनर्जी लिमिट्स की बात करेंगे। पहले हम एनालिसिस करते हैं स्कैटरिंग का इन द लो एनर्जी लिमिट, तो जिसे हम लो एनर्जी स्कैटरिंग या लो एनर्जी लिमिट कहते हैं, उसमें ज़रा हम एनालिसिस करें, ठीक है। और वैसे तो हम ये शो कर चुके हैं पहले कि एक्सट्रीमली लो एनर्जीज़ पे या जब एल के ए से ज़्यादा होता है तो उन वालों का फेज शिफ्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ओके। एल डिक्रीजेज वेरी शार्पली एज एल ग्रोज बियॉन्ड के ए। लेकिन उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली फिर से देखने की कोशिश करते हैं, माना एनर्जी इतनी कम है कि के ए का फैक्टर जो बन रहा है वो 1 से बहुत कम है, हो सकता है ए स्मॉल ना हो, रेंज अच्छी भली हो पोटेंशियल की, हार्ड स्फीयर का रेडियस अच्छा भला हो, पर आप के को धीरे धीरे कम करते जाइए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स को, तो कभी ना कभी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। के ए 1 के मुकाबले अभी अगर बहुत छोटा है, अगर आप इस सेंस में सोचें
ये डिस्टेंस 1 के मुकाबले 1 भी कहीं बहुत आगे लाई कर रहा है। ओके, तो अगर ऐसा है तो इमीडिएटली पहले आप इसी आंसर से देख लीजिए, अरे जीरोथ वेव का ही फेज शिफ्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर से 0.0001 है, 10⁻³ है, तो डेल्टा जीरो की वैल्यू ही 10⁻³ के ऑर्डर की है, और फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो ऑटोमेटिकली जीरो होंगे। बट न्यूमेरिकली इसको थोड़ा और उसमें देख लेते हैं। ओके, नियर ओरिजिन बिहेवियर की आपको ज़रूरत पड़ेगी बेसल्स और न्यूमा फंक्शन की, जो कि उनका आर्ग्यूमेंट अगर 1 से बहुत कम हो, 1 से बहुत कम मतलब नियर ओरिजिन, तो इसका बिहेवियर होता है XL ओवर 2l+1 डबल फैक्टोरियल, और इसका बिहेवियर होता है -2l-1 का डबल फैक्टोरियल ओवर x⁴l+1। ओके, इसीलिए ये ओरिजिन पे जाके इल बिहेव्ड हो जाता है, x की जगह 0 रखेंगे, बट ये नियर ओरिजिन बिहेवियर है। तो अगर हम एक्सट्रीमली लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो tan डेल्टा L कितना है, JLKA ओवर NLKA, आर्ग्यूमेंट स्मॉल है तो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन करो, ρl ओवर 2l+1 डबल फैक्टोरियल, और इसकी जगह ρl+1 आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये फैक्टर ऊपर जाएगा ρl+1। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती कर दी थी जो मैंने यहाँ पॉइंट किया है, एक्चुअली रो मुझे नहीं लिखना चाहिए था, रो के आर के लिए, यहाँ आर्गूमेंट इसका के आर नहीं था, के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो रो की जगह सब जगह मुझे के ए लिख के काम करना चाहिए था। ओके, यहाँ पे एक गलती हो रखी है, पर अब मैंने इसे काटना नहीं चाहा। ओके, आप इसे ठीक कर दीजिए, KA⁴L 2l+1 डबल फैक्टोरियल, KA⁴L+1 2l-1 डबल फैक्टोरियल, और फिर से यहाँ भी वो करेक्शन आप कर दीजिएगा, रो की पावर्स कंबाइन होके माइनस का एक साइन, रो टू द पावर 2l+1, रो मतलब KA⁴12l+1 2l+1 डबल फैक्टोरियल 2l-1 डबल फैक्टोरियल। ओके, डेल्टा जीरो में फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो तो हम एक्जैक्टली कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा 1 को देखते हैं कि पी वेव का स्कैटरिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है। L = 1 के लिए डेल्टा 1, तो L की जगह 1 रखो तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू रो की जगह अब मैंने के रख दिया है, जो कि यहीं से मुझे रख देना चाहिए था, यहाँ और यहीं। L की जगह आप 1 देख रहे हैं, के की पावर 3, और ये फैक्टर बनेगा 3 डबल फैक्टोरियल और ये 1 डबल फैक्टोरियल, जो सिंपली 3 के बराबर बनता है। हम किस डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं, ये मैंने जब पुट किया, इसका मतलब ये है, ये कंडीशन के ए 1 के मुकाबले बहुत कम है, से 10⁻³ और अगर ये 10⁻³ है फॉर एग्जांपल, तो उसका क्यूब 10⁻⁹ नेग्लिजिबल। लो एनर्जी लिमिट में अगर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आएगा स्कैटरिंग में तो इससे आएगा, बाकी इवन डेल्टा 1 भी क्या है, उसके क्यूब के लगभग, ये डेल्टा जीरो क्यूब टाइप का हो गया, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ 3 ये डेल्टा जीरो का क्यूब है, जीरोथ ऑर्डर वाली वेव का क्यूब के फेज शिफ्ट का क्यूब, तो पहले ही इसका ही फेज शिफ्ट अगर स्मॉल है तो इनका तो नेग्लिजिबल होगा, और आप और हायर जाएंगे तो वो तो और भी ज़्यादा उनके हाल बुरे होंगे, बुरे मतलब ऑलमोस्ट जीरो। सो और दिस इज़ इन लाइन विद आवर जनरल डिस्कशन में हम ये वो कर चुके हैं, पर अब एक एक्चुअल एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हाँ ऐसा होता है इन लाइन विद आवर जनरल डिस्कशन दैट व्हेन L ग्रोज बियॉन्ड K, किसी पर्टिकुलर केस में अगर आप उन वेव्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जिनकी L की वैल्यू K से काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी इनटू उस पोटेंशियल की रेंज के मल्टीप्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा अगर L की वैल्यू वाली पार्शियल वेव को आप देख रहे हैं, तो उसका फेज शिफ्ट वैसे ही कम होता है, और हायर वैल्यू के लिए तो ये बहुत रैपिडली डिक्रीज़ करता है। तो इस समय L = 1 वेव के लिए भी ये कंडीशन ओबे हो रही है, L की जगह 1, और KA हमने क्या रखा है 1 से बहुत 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 छोटा है, तो L = 1 पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ, L = 0 पे सेटिस्फाई नहीं हुई, L = 0 वेव का कंट्रीब्यूशन तो आपको हमेशा कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप L की जगह 0 रखते हैं, KA कितना भी हो, ये कंडीशन कभी भी L = 0 के लिए फुलफिल नहीं हो सकती है, पर L = 1 के लिए जैसे इस केस में फुलफिल हो गई, इतनी कम एनर्जी है कि KA की वैल्यू 10⁻³ की ऑर्डर की बनी माना, तो L = 1 उससे 1000 गुना ज़्यादा है, कहीं ही ज़्यादा है, तो L = 1 के लिए भी फेज शिफ्ट क्या बन रहा है, नेग्लिजिबल, ड्रॉप कर दो। तो अगर एक्सट्रीमली लो एनर्जीज़ पे अगर हम स्कैटरिंग को एनालिसिस करें तो मुझे केवल S वेव की स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है, केवल S वेव कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, और S वेव कंट्रीब्यूशन हम पीछे भी देख चुके हैं, उसमें कहीं थीटा आता ही नहीं है, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग आपको मिलती है। तो वो कितनी मिल रही है इस समय, तो लो एनर्जी लिमिट में अगर मैं सीधे सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन अब निकाल रहा हूँ, ठीक है, F थीटा वगैरह के निकाल सकते हैं आप, पर तो लो एनर्जी लिमिट में मैं सारे फेज शिफ्ट्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ एक्सेप्ट डेल्टा जीरो, S वेव जो कि आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग देती है, उसका कंट्रीब्यूशन। जब सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन ये है 4π/k² समेशन 2l+1 sin स्क्वायर डेल्टा m। ओके, 4π/k², L की जगह 0, आप केवल एक टर्म ले रहे हैं यहाँ से, सीरीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर सीरीज़ को ऐड करना हो किसी केस में तो अगेन वो प्रॉब्लम बाकी है, आपको सारे ऑर्डर के फेज डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग L = 0 के लिए ये टर्म 1 और ये sin स्क्वायर डेल्टा 0 आप -K निकाल चुके हैं, स्क्वायरिंग में माइनस का रोल ख़त्म हो जाएगा, और
स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप अगेन यूज़ कर सकते हैं, के ए बाई इट सेल्फ वेरी स्मॉल है लो एनर्जी लिमिट में, तो साइन के ए की जगह सिंपली के ए और स्क्वायर होने के कारण दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। स्मॉल इंसिडेंट एनर्जी लिमिट में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ 4 टाइम्स पाई ए स्क्वायर। इसके 4 टाइम्स पाई ए स्क्वायर मैंने क्यों पढ़ा, पाई ए स्क्वायर जो हमारा था वो क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था। अगर ये रेडियस ए का स्फीयर है तो क्लासिकली ये किसी बीम के सामने अगर है तो ये जितना अपना फेस उसको प्रेजेंट कर रहा है स्कैटरिंग के लिए, जितना एरिया ऑफर कर रहा है वो केवल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई ए स्क्वायर। तो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन जो लो एनर्जी लिमिट की हमने की वो ये बताती है कि इन द लो एनर्जी लिमिट द टोटल स्कैटरिंग, ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज 4 टाइम्स द क्लासिकल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्लासिकल वाले में हम टोटल शब्द वैसे यूज़ नहीं करते हैं, क्लासिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का 4 टाइम्स है। ओके, और ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली ट्रू है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स के कारण पोटेंशियल केवल इस रीजन में एक्टिव है, इससे बाहर इमीडिएटली जीरो है, और इसके बावजूद जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो क्लासिकल का कितना मिलता है 4 टाइम्स, और एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ पाई गई है। अब इसकी अपोजिट लिमिट का एनालिसिस करें, हाई एनर्जी लिमिट। नॉर्मली हाई एनर्जी लिमिट आप पार्शियल वेव एनालिसिस के साथ शायद अप्लाई ना कर पाएँ, पर इस केस में हम कर पाते हैं यूजिंग सम ट्रिक। ओके, अब की बार माना के ए 1 से बहुत ज़्यादा है, सोचिए 100 फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मी टेक अ वेरी वेरी लार्ज नंबर इमीडिएटली, के ए माना 100 है। ओके, तो अब आपको बहुत सारी एल वैल्यू लेनी पड़ेंगी। अभी भी वो वाला आर्ग्यूमेंट तो काम करता ही है, के ए अगर लार्ज भी हो जाए, पोटेंशियल की रेंज लार्ज भी हो जाए, माना सिंबॉलिकली मेरे पोटेंशियल की रेंज ये है, ये मेरा हार्ड स्फीयर नहीं है, पोटेंशियल की रेंज के टर्म में मैं दिखा रहा हूँ, तो अब की बार मैं L = 0 वेव को नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 100 को भी नहीं, पर 150 और 200 वालों को तो फिर भी नेगलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब वो कंडीशन स्टिल होल्ड करती है कि मुझे ये समेशन इन्फिनिटी तक अभी भी नहीं निकालना है, लेकिन L की कौन सी वैल्यूज़ का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ का। किन वैल्यूज़ का, लगभग आप समझ लीजिए L अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के ए तक वाली वेव्स का कंट्रीब्यूशन तो मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वालों के फेज़ शिफ्ट को मैं मान सकता हूँ, वो तो 0 हैं, लेकिन अब की बार इनको तो मुझे कम से कम कंट्रीब्यूशन लेना ही पड़ेगा, L = 0 से L लगभग के ए तक जो है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को फिर से देखें, tan डेल्टा L, ये है तो बेसल्स फंक्शन का ही रेशियो, लेकिन अब की बार के ए लार्ज है, तो आपको इन फंक्शंस का जो नेचर देखना है लार्ज आर्ग्यूमेंट के लिए। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कैसा होता है इसका और इसका, यहाँ नियर ओरिजिन बिहेवियर चेक किया था, अब आप देखिए इनका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। JL के ए का होता है, JL का होता है साइन रो माइनस L π/2 अपॉन रो, लेकिन रो की जगह के ए है इस समय, नॉट KR, KA। ओके, यहाँ भी मैंने लिखने में गलती कर दी थी, पर बाद में मैंने ऐड कर दिया, दिस इज KA माइनस L π/2 ओवर KA, और ऐसे ही दूसरे वाले का माइनस cos KA माइनस L π/2 KA कैंसल्स विद KA tan ऑफ KA माइनस L π/2 विद अ माइनस साइन, tan ऑफ समथिंग इक्वल टू माइनस साइन आप tan के अंदर ले आ सकते हैं, सीधे सीधे कंपेयर करके डेल्टा L। अगेन इसमें n पाई या उस तरह के फैक्टर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ओके, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अगेन ये एग्जैक्ट आंसर है, एसिम्प्टोटिक फॉर्म से निकला है, पर आंसर इज एग्जैक्ट। हाई एनर्जी लिमिट में जो फेज शिफ्ट है किसी पर्टिकुलर L वेव का वो इतना होता है -KA + L π/2। ओके, कुछ वैल्यूज़ के लिए मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखा है, फिर से L = 0 रखो, डेल्टा 0 कितना -K। अब की बार हम हाई एनर्जी लिमिट में आए, पर अगेन हमारा वही आंसर रिकवर हुआ है। डेल्टा 0 हम पहले ही जनरली निकाल चुके हैं और 2 बार टेस्ट भी कर चुके हैं। इसे तो आप हाई एनर्जी लिमिट में निकालो, लो एनर्जी लिमिट में निकालो, इसने इतना ही बनना है, ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है इस केस में। ओके, एस वेव का जो स्कैटरिंग किस हद तक हो रही है या उसका फेज शिफ्ट, स्कैटरिंग का हद नहीं बोलना चाहिए मुझे, केवल फेज शिफ्ट बोलना चाहिए। फेज शिफ्ट एनर्जी से इंडिपेंडेंट है। एनर्जी से इंडिपेंडेंट किस सेंस में, एनर्जी पे वैसे डिपेंड कर रही है वैल्यू। एनर्जी से इंडिपेंडेंस का मतलब है चाहे एनर्जी हाई हो या लो हो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, -KA के बराबर। अच्छा, L = 1 वेव के लिए L की जगह 1 रखो, -KA + π/2, L की जगह 2 रखो, जिसे हम D वेव कह सकते हैं, -KA + π। आप देख रहे हैं अगली हायर L वेव का जो फेज शिफ्ट है वो पिछली वेव से π/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। यहाँ आप L × π/2 ऐड कर रहे हैं, अगली L वेव का मतलब L की वैल्यू 1 बढ़ गई तो π/2 सक्सेसिवली ऐड हो रहा है। इसका फेज शिफ्ट जो भी है -KA पर जो भी है उसमें +π/2 ऐड हो गया, अगले वाले का उसमें π/2 और ऐड हो गया, इसमें π/2 और ऐड हो गया। तो ईच कंसेक्यूटिवली हायर L वेव सफर्स अ फेज शिफ्ट इन एक्सेस ऑफ π/2 एज कंपेयर टू द प्रीवियस L वैल्यू।
प्रीवियस एल वैल्यू के लिए जो फेज शिफ्ट है, अगली एल वैल्यू का फेज शिफ्ट, हायर वाली एल वैल्यू का फेज शिफ्ट उससे π/2 और ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हेल्प करती है। तो कैसे, माना किसी पर्टिकुलर एल वैल्यू के लिए फेज शिफ्ट, फिर से ये फॉर्मूला, तो डेल्टा L+1 कितना होगा, L+1 मतलब इससे एक हायर वाली वेव, एक हायर एल वैल्यू वाली वेव, उसके लिए फेज शिफ्ट कितना होगा, ये मैथमेटिकली एल की जगह L+1, इसको इतना लिख सकते हैं, पिछला वाला फेज शिफ्ट और उसमें π/2 एक्स्ट्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ देखते हैं। आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का ये एक्सप्रेशन, लेकिन मैंने समेशन इन्फिनिटी तक नहीं किया है, अभी भी मैं उस आर्ग्यूमेंट को दिमाग में रख रहा हूँ। हायर वाली एल वेव्स के फेज शिफ्ट को तो मैं नेगलेक्ट कर ही सकता हूँ। ओके, अब उस नेगलेक्ट को आप यहाँ से ना सोचें कि यहाँ से वो नेगलेक्शन कैसे हो रहा है, आप सीधे हमारे जनरल आर्ग्यूमेंट से, कि जब हम पोटेंशियल की रेंज से बाहर वाली एल वेव्स की बात करते हैं, जिनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर रेंज से ज़्यादा होता है, उनका फेज शिफ्ट नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो उस क्राइटेरिया से मैं इस समेशन को केवल के तक एक्सटेंड करूँगा। ओके, अब इस सीरीज़ में बहुत सारे टर्म्स हैं, माना के 100 के ऑर्डर का है, तो इसमें 100 या 101 टर्म है। तो अगर आप इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स देखें, माना 50वां और 51वां टर्म फॉर एग्जांपल, तो एक के लिए एल बराबर 50 रख के जो भी आया 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा है, और अगले के लिए ये टर्म 2l+1, एल की जगह l+1 तो 2l+3 और साइन स्क्वायर डेल्टा l+1। लेकिन आप इस फीचर को देखिए, डेल्टा l+1 कितना है, डेल्टा एल में π/2 और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐड या सब्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने स्क्वायर करना है। साइन डेल्टा एल प्लस या माइनस π/2 कितना होता है, कॉस डेल्टा एल, प्लस या माइनस होगा लेकिन स्क्वायर करने पे वो खत्म हो जाएगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं 2l+1 और 2l+3 को लगभग अगर बराबर मान लूँ, ये बराबर नहीं होंगे, इनमें 2 का डिफरेंस है, पर मान लीजिए दोनों को मैं बराबर मान लेता हूँ और दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। 2l+1 हो सकता है l बराबर अगर 50 है, ये बनेगा 50 दूनी 101 और ये बनेगा 103, पर चलो दोनों का एवरेज ले लेते हैं 102। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को लगभग बराबर मान के कॉमन ले लें, तो बाकी कितना बचा, साइन स्क्वायर डेल्टा एल प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा एल, जो कि कितना होता है 1। इस सीरीज़ में बहुत सारे टर्म्स हैं, 100, 101 कितने भी, पर अगर आप दो अगल बगल के टर्म्स को कंबाइन करें, nth टर्म और l+1th टर्म को, तो ऑन एवरेज एक टर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दोनों ने मिला के। ये 2l+ का फैक्टर तो मैंने कॉमन ले लिया, वहाँ भी मैंने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन किया है, बट इन दोनों टर्म्स ने मिला के कुल मिला के 1 कंट्रीब्यूट किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1। मतलब एक एक टर्म ऑन एवरेज केवल हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एक टर्म से मेरा मतलब ये जो साइन स्क्वायर वाला टर्म है, इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे चलें और इसके दो टर्म्स को देखें, तो रफली ये आर्ग्यूमेंट ये शो कर रहा है कि एक एक टर्म ऑन एवरेज कितना कंप्यूट करता है, हाफ। इस चीज़ के मैं आपको दो आर्ग्यूमेंट और दूंगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इतना हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, ये तो 12+1 है, 12+3 रफली इतना कैसे मान लें, और तब, लेकिन स्टिल अभी मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ, मैं फिर इसके दो आर्ग्यूमेंट आपको और दूंगा कि रफली आप ये आर्ग्यूमेंट क्यों दे सकते हैं इस केस में कि साइन स्क्वायर और दूसरा साइन स्क्वायर जो है ये ऑन एवरेज ये भी हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इससे आगे आप सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस अप्रोक्सीमेशन को मान लूँ, हर जगह साइन स्क्वायर डेल्टा एल की जगह मैं हाफ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, 0 से लेकर के तक, l = 0 तो ये समेशन बड़ी ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ईच साइन स्क्वायर डेल्टा एल अगर ऑन एवरेज हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी हमने आर्गूमेंट दिया, और अभी मैं उस आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करूँगा यहाँ नीचे, 4π और के स्क्वायर l = 0 से सम 2l+1 × हाफ, हाफ का फैक्टर समेशन से बाहर ले लिया। समेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करो, 2 समेशन l फ्रॉम 0 to k, समेशन ऑफ 1 को ऐड करना है 0 से लेकर k, इतनी बार ऐड करना है, l = 0 के लिए भी 1 और फिर 1 + 1 + 1 + 1 हर इतनी बार। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन इंक्लूडिंग 0 से ऐड करते हुए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कर रहे हैं, कहाँ तक, k तक। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, चाहे 0 को लो या ना लो, n + 1/2। अगर n तक सम करते हैं तो k तक सम करें तो k + 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल। और 1 को ऐड कर रहे हैं कितनी बार, k बार नहीं, k + 1, क्योंकि एक बार वैल्यू 0 भी है, एक बार वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और लास्ट की वैल्यू k, तो कुल मिला के k + 1 बार आया। k + 1 इन दोनों में कॉमन लें तो फिर से एक k + 1 का फैक्टर बचता है कि k + 1 का स्क्वायर। हम हाई एनर्जी लिमिट में वर्क कर रहे हैं, k इज़ वेरी वेरी लार्ज देन 1। मेंटली हम सोचें एक एग्जाम्पल की तरह, 100 के मुकाबले 1 को रखो ना रखो, ज़्यादा एरर नहीं है, ड्रॉप दिस 1, तो सिंपली k² हो गया। k² से अगेन k² कैंसल्स, जो बाहर ये 4π/k² के साथ का k² था, और इस 2 ने इस 4π को कैंसिल करके ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन
हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन में हम वर्क करने लगे ट्वाइस ऑफ पाई ए स्क्वायर। हाई एनर्जी लिमिट में भी जो क्रॉस सेक्शन है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इट इज़ स्टिल ट्वाइस द क्लासिकल आंसर। क्लासिकली जो आंसर है मतलब क्लासिकल क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्फीयर, उससे अभी भी आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दुगना है। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। लो एनर्जी लिमिट में तो 4 पाई ए स्क्वायर और हाई एनर्जी लिमिट में 2 पाई ए स्क्वायर। अब हाई एनर्जी लिमिट में वैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे ये सिचुएशन क्लासिकल के काफ़ी क्लोज है। ओके, जो हाई एनर्जी लिमिट है ये क्लासिकल के काफ़ी क्लोज है, तो इसमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्लासिकल से कंपेयर करें तो पाई ए स्क्वायर ही मिलना चाहिए। अब स्फीयर के बजाय अगर आप डिस्क सोचें, सामने ए रेडियस की डिस्क रखी है तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वांटम आंसर तो जो हाई एनर्जी लिमिट में भी है वो इसका दुगना है। इसका रीज़न भी एक्चुअली आप एक ऑप्टिक्स से उससे समझ सकते हैं, लगभग वही आर्गुमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। वेव्स का इंटरफेरेंस या इस केस में उसे डिफ्रैक्शन कहें, ओके, उसका रीज़न एक तो मैंने यहाँ लिखा है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस कंट्रीब्यूशन में पाई ए स्क्वायर कंट्रीब्यूशन तो अपने आप से उसका होता है। इस कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे सोचिए, ये कंट्रीब्यूशन इतना क्यों बनता है, बाकी सारे डायरेक्शंस के लिए कंट्रीब्यूशन पाई ए स्क्वायर बनता है और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए थीटा इक्वल टू 0 या उसके बहुत नियर के लिए अपने आप पाई ए स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन और मिलता है। तो अगर ये फॉरवर्ड कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये आंसर क्लासिकल आंसर से मैच करता है। हाँ, लेकिन अब ये समझना है ये फॉरवर्ड वाला कंट्रीब्यूशन मिला क्यों, फिर थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में इतना ज़्यादा, और ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी के बराबर है, इतना कंट्रीब्यूशन क्यों मिलता है। हम इसे प्रूव या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली वो फीचर है जिसे पॉइसन डिफ्रैक्शन और बेसिकली वैसे वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है। ऑप्टिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। अगर आपके पास एक परफेक्टली सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसके एजेस बहुत स्मूथ हैं, अगर आप इसको एक प्लेन वेव फ्रंट के सामने रखें, प्लेन वेव फ्रंट किसी लाइट का आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट तो ये करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बेसिस पे, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वेव फ्रंट प्लेन है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है, तो इसकी जो शेडो पीछे अगर आपको स्क्रीन लगाएं तो वहाँ पे इसकी शेडो इतनी ही बड़ी दिखनी चाहिए, मतलब इतने रीजन में आपको डार्कनेस दिखनी चाहिए, बाकी रीजन में ब्राइटनेस। सर्कुलर डिस्क का रेडियस ए की, तो रेडियस ए का एक सर्किल, वहाँ शेडो और बाकी। लेकिन इसमें इंटरफेरेंस या यहाँ पे डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स कहें, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स के कारण इस रीजन से बाहर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखती हैं, वो अलग बात है, उस पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन जिसे हम कहते हैं, इसका सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होता है। ज्योमेट्रिकल शेडो का जो सेंटर है वो पॉइंट ब्राइट होता है। उसका रीज़न आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। फ्रेनेल थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन के हिसाब से सेकेंडरी वेवलेट्स आपकी जनरेट होंगी, तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहाँ से शुरू हुई, इस सर्किल के किसी भी पॉइंट से शुरू हो, वो जिस भी फेज़ में यहाँ पहुँचेगी एक पॉइंट से, उसी फेज़ में यहाँ भी पहुँचेगी। प्लेन वेव फ्रंट है, सर्किल के सारे पॉइंट्स पे वो सेम फेज़ में अराइव हो रहा है, तो फेज़ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सब ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये सेंट्रल पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस इस सर्किल के हर पॉइंट से सेम है, तो सर्किल के सेम यहाँ तक जाने में सब का फेज शिफ्ट बराबर है, तो फेज़ डिफरेंस जो है सबका 0 है। फेज़ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइटनेस। ओके, इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था। फ्रेनेल ने जब अपनी थ्योरी डेवलप की और पॉइसन और बाकी साइंटिफिक कमेटी जो थी फ्रांस या जहाँ की भी, उसके सामने पेश की, तो इनिशियली पॉइसन ने इसको नेगलेक्ट कर दिया था। पॉइसन पार्टिकल थ्योरी पे, न्यूटनियन जो अप्रोच थी कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, उसमें बिलीव करते थे, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उन्होंने इसे इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह पेश किया कि अगर फ्रेनेल की थ्योरी सही है और वेव आर्ग्यूमेंट अप्लाई होते हैं लाइट पे, तो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, लाइट के सामने एक स्मूथ सर्कुलर ऑब्स्टिकल रखा जाए, तो उसकी ज्योमेट्रिकल शेडो जैसी भी बनेगी, उसका सेंट्रल पॉइंट ब्राइट बनना चाहिए। अब ये एक्सपेरिमेंट बाद में किया अरागो ने। ओके, ये भी उसी कमेटी के हेड या कोई थे, काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इंसिडेंटली किया और ये फाइंडिंग 2 पाई गई। तो उसके बाद फिर इसमें वेव थ्योरी में फेथ और इस्टेब्लिश हुआ, ग्रेजुअली इस्टेब्लिश हुआ था, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तो बेसिकली इसका रीज़न है डिफ्रैक्शन। ओके, तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स के कारण, और ये सेंट्रल पॉइंट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्राइटनेस, लाइट में हम ब्राइटनेस कह रहे हैं, पार्टिकल्स के टर्म में बहुत ज़्यादा फ्लक्स। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और वो कंट्रीब्यूशन वेव मैकेनिकली इतने के बराबर बनता है। तो टोटली तो ये जो एक्स्ट्रा पाई ए स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, हाई एनर्जी लिमिट में भी जो एक्स्ट्रा ही फैक्टर आ रहा है, ये बेसिकली जैसे पॉइसन डिफ्रैक्शन या अरागो स्पॉट या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन या फ्रेनेल
स्पॉट या ये सारे नाम कहे जाते हैं वो। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैसे बाद में ये पता है, अरागो से पहले भी कुछ लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग पता थी। ओके, सो दीज आर द हिस्टोरिकल कंटेस्ट। बट ये एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, यहाँ पे हम प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली लैब में अगर ये एक्सपेरिमेंट सेट करना होता है और ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से, लेज़र्स के साथ तो बहुत आसान हो गया एक्सपेरिमेंट, पर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के साथ वैसे इसमें पॉइंट सोर्स यूज़ किया जाता है। बट बेसिक आर्गूमेंट वही है, लाइट सारे पॉइंट्स पे सेम फेज में अगर अराइव होगी तो सेंट्रल पॉइंट तक जाते आते फिर अलग अलग पॉइंट से पार्ट डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, वेरी वेरी ब्राइट, बहुत सारे एज से, पूरे एज से कंट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन। तो वो तो ये जो इफेक्ट है इसको ऐसे समझ सकते हैं। बट लास्ट में मैं इस चीज़ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आपको आर्गूमेंट देना चाहूँगा, क्यों मैंने दोनों टर्म्स के कंट्रीब्यूशन को बराबर मान लिया, ये कोफिशिएंट कैसे मैं बराबर ले सकता हूँ कि हाँ ये और ये एक ही हैं, इनमें तो दो का डिफरेंस है। इसको आप इस तरह से सोचिए, इस टर्म को शुरू के कुछ टर्म्स तक अगर मैं एक्सपैंड करूँ, ठीक है, L = 0 के लिए ये टर्म 1 और ये sin स्क्वायर डेल्टा 0, अगले वाले के लिए sin स्क्वायर डेल्टा 0, अगले के लिए ये टर्म 3 और ये बनेगा sin स्क्वायर डेल्टा 0 प्लस π/2 और वो बनेगा cos स्क्वायर डेल्टा 0। सारे टर्म sin स्क्वायर डेल्टा 0 और cos स्क्वायर डेल्टा 0 के टर्म में लिखे जा सकते हैं, पर एक का कोफिशिएंट 1, cos स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 3, फिर अगला फिर से sin स्क्वायर वाला, उसका कोफिशिएंट 5, cos स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 7। कोफिशिएंट इस तरह से हैं, यही हम शो करना चाह रहे हैं। अरे ये कोफिशिएंट तो बराबर है ही नहीं, sin स्क्वायर वालों के या तो 1 है या 5 है या 9 है 13 है, और cos स्क्वायर वालों के 3, 7, 11। मैंने कहा इनको ऐड करके सिंपली 1 मान लेते हैं, पर आप बोलेंगे इनके कोफिशिएंट तो अलग अलग हैं। इसको मैथमेटिकली इस तरह से इमेजिन कीजिए, इस 1 को माना आपने हाफ इंटू हाफ ब्रेक किया, इन कोफिशिएंट्स को, इस साइड वालों को, ऐसे इस 5 को 5/2, दो बराबर हिस्सों में, 9 को 9/2, 9/2, 13 को 13/2। अब अगर इस हाफ के साथ आप ये 5/2 ऐड करें, 5/2 प्लस हाफ होता है 6/2, दैट इज़ 3। 3 इस 3 से मैच हो रहा है, इस 3 sin स्क्वायर के फैक्टर 3 cos स्क्वायर के फैक्टर के साथ ऐड होके 3 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। ये फैक्टर अभी अकेला छूट रहा है, इसको ये छूट रहा है। ओके, फिर ये 5/2 और 9/2 ऐड करो, 9 5 14/2 7, 7 इस 7 से मैच कर दिया, 7 आपने कॉमन लिया, हाँ फिर से वो चीज़ यहाँ हो रही है, 9 और 13/2 का हाफ, 9 और 13 का ऐड करो 22 और हाफ 11, फिर से मैच हो रहा है। अगर आप इन नंबर्स को इसके बजाय इस तरह से स्प्लिट होकर सोचें तो एक नंबर तो यहाँ छूट रहा है और एक नंबर लास्ट में भी छूटेगा, माना यहीं तक हमारी सीरीज़ टर्मिनेट हो रही है, तो इस 13/2 को पेयर करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। पर आपकी सीरीज़ में बहुत सारे टर्म्स हैं, 100 टर्म्स फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक आध कंट्रीब्यूशंस अगर हम इनके इफेक्ट को ओवरऑल ड्रॉप भी कर दें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो आर्ग्यूमेंट आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये जो हमने यहाँ कॉमन लिया था फैक्टर, आप चाहे वो फैक्टर 2l+1 का माने या 2l+3 का माने या इनके एवरेज का माने, इससे फाइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, आप इसे चाहे 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, होना क्या है, उस 1 या 2 या 3 ने यहाँ जाना है और बाद में हम उसे नेगलेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, और अगर आप और एक्सप्लिसिट मैथमेटिकली यहाँ पे करना चाहते हैं, ओके, यू कैन फाइंड दिस इन घटक्स बुक, आप इस समेशन को अप्रॉक्सीमेटली इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दीजिए। आप L को एक कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, L = 0 भी है, 1 2 3 4 अप टू 100 रन हो रहा है, तो रिप्लेस दिस इंटीग्रेशन समेशन ओवर L बाई इंटीग्रेशन ओवर से x, L की जगह कंटिन्यूस वेरिएबल माना हम x मान लें, 2x + 1 sin स्क्वायर उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग का फेज शिफ्ट कितना होता है, डेल्टा L की वैल्यू है -k + L/2, तो x की वैल्यू के लिए, x अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है, x 0.7 भी हो सकता है, L तो कभी 0.7 नहीं हो सकता है, पर मैथमेटिकली सोचें x 0.7 हो सकता है, तो x = 0.7 वाली जो पार्शियल वेव है उसका फेज शिफ्ट -k + x/2, तो वो अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और फिर ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से k तक का, अगर आप इसे करें तो अगेन और कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगा के तो अगेन आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ईदर वे आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को करें, यू गेट दिस। तो हमने हार्ड स्फीयर का एनालिसिस डिटेल में किया और ये सिंपल प्रॉब्लम थी कंपैरेटिवली, क्योंकि इनसाइड सॉल्यूशन 0 था तो डेरिवेटिव मैचिंग का इशू नहीं आया। ओके, वेरी इजीली आपके एग्जैक्टली आपके फेज शिफ्ट के एक्सप्रेशन निकले, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट है। वो अलग बात है, हाई एनर्जी और लो एनर्जी लिमिट में इससे आगे बढ़ने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ रहा है, एसिम्प्टोटिक फॉर्म इसकी या इसकी देखनी पड़ रही है या नियर ओरिजिन फॉर्म, वो सेकंड पार्ट है, पर इन प्रिंसिपल आप डेल्टा L को इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली इवेलुएट कर पाएगा। ओके, बाकी केसेस में हो सकता है ये चीज़ इतना आसान ना हो, ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में हम बेसिकली जो देखने वाले हैं, हम बेसिकली लो एनर्जी स्कैटरिंग पे कंसंट्रेट करेंगे, या तो एस वेव स्कैटरिंग या ज़्यादा से ज़्यादा S एंड P वेव स्कैटरिंग, उससे आगे के ऑर्डर्स में हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, सो दैट कम्स इन द लेटर एग्जाम्पल्स।
So with that I would like to end this lecture for the time being. Thank you everybody.